So 800 kg rocket, 800 kg is mass of the rocket. ठीक है, is launched from surface of the earth. तो मैं उतना नहीं लिख रहा, from earth लिख रहा हूँ, surface of the earth है, ठीक है, with an exhaust speed of 1200 meter per second. Now you have to calculate what? You have to calculate mass of fuel burning per second. Okay, mass of fuel burning per second. You should remember, I'll give you a hint. Mass of fuel burning किसके लिए होता था? Mass of fuel burning किस लिए यूज होता है? Fuel is burned to give thrust. Okay, fuel is burnt in the rocket to give thrust. Upward thrust देने के लिए तो fuel burn होता था rocket का. So you have to indirectly calculate the thrust. So try to do it. फॉर्मूलाज आपके पास थे लास्ट क्लास में. मैं बोलता हूँ आपको, हर एक क्लास आने से पहले अपना लास्ट क्लास रिवाइज करके आना है. वो आपने किया होगा, नहीं तो फॉर्मूलाज मैंने अभी दिखाया, तो आप लोग ट्राई करो. एंड वी होप मीनवाइल अदर्स आल्सो ज्वाइन. एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद यू हैव 1 minute, देन वी विल सी हु एल्स हैज जॉइंड. ओके. Let me see if there are some answers. Oops. Okay sir. Okay, try to solve the. Okay, let me just present the question for you and give me some quick answers. अब तक सॉल्व नहीं हुआ? इतना सिंपल क्वेश्चन है. क्या कर रहे हो यार? भूले बैठे हो आप लोग तो.
कॉन्सेप्ट एकदम। मैंने बोला एफ थ्रस्ट कैलकुलेट करना, पॉइंट भी दिया था। क्या फॉर्मूला एफ थ्रस्ट कैलकुलेट करने का? यू dm by dt. what was u u was your rate of fuel burning। देखो कराया है मैंने, रिलेटिव टू रॉकेट। कहाँ लिखा है? से पिछले पेज पे होगा, आई एम श्योर मैंने कराया है यह चीज आपको। यू देखो, व्हाट इज योर यू? स्पीड ऑफ बर्निंग ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, स्पीड ऑफ बर्निंग ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस रिलेटिव टू रॉकेट। और वही आपको दिया भी हुआ है क्वेश्चन में। व्हाट इज गिवन टू यू? यू आर गिवन द स्पीड ऑफ exhaust speed of gases 1200 meter per second। simple formula, you keep 1200 here and dm by dt is what they are asking, I guess। मास ऑफ फ्यूल बर्निंग पर सेकंड, यस डीएम बाई dt, ये पूछा है आपसे डीएम बाई dt। एंड आपको क्या दिया हुआ है? एफ थ्रस्ट। तो थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालोगे आप? थ्रस्ट फोर्स इज नथिंग बट 800 into 10 dm by dt will be equal to this 10 and this 0 will get cancelled, this 0 and this 0 will get cancelled, simply 80 upon 12, 40 by 6, 20 by 3। ये मैंने थ्रस्ट को इसके इक्वल क्यों किया? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, हाउ डू यू कैलकुलेट थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। thrust on the rocket is calculated by u dm by dt। फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में कराया था। नाउ u was given to you as 1200, dm by dt they were asking calculate the mass of the fuel burning per second। now why I have put the weight of the rocket 800 as in the place of thrust force into 10, because what happens when the rocket burning, when the rocket starts to burn, is that the initial thrust which you provide to the rocket is given to overcome its weight। ठीक है, रॉकेट का जो कुछ तो वेट है ना। ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो डोंट गेट सैड, बिकॉज इसमें आपको एक चीज सीखने को मिली। मे बी यू गाइज विल रिमेंबर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये देखो, ये रॉकेट है, इसको बेटा अभी लॉन्च करना है। वी वांट टू लॉन्च दिस रॉकेट अभी। अब इस रॉकेट में कुछ 800 केजीज का वेट है। एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग इसका 800 केजीज का वेट है। ठीक है, अब आप इसको इग्नाइट करोगे, फिर इसके अंदर का जो फ्यूल है ये बर्न होना स्टार्ट होगा ना, कुछ टाइम तक ये गैसेस बर्न होंगी। गैसेस बर्न होकर नीचे फोर्स लगाती हैं, उसे एक्शन बोलते हैं, फिर रिएक्शन में रॉकेट ऊपर जाता है। यू ऑल नो दिस। बट इनिशियली जब तक रॉकेट स्टार्ट नहीं, इनिशियली जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, रॉकेट लॉन्च करोगे, जस्ट एट टी बराबर लेट्स से 1 सेकेंड, अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया रॉकेट को बर्न करना, तो एकदम से सारा मास खत्म नहीं होता है। तो यू कैन इनिशियली टेक the mass as 800 only। okay, कुछ कम होगा 800 से, but for a very small interval of time इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। so you can assume this as 800। अब देखो हो क्या रहा है, this 800 kg weight of the rocket will be pulled by the gravity। तो ग्रेविटी भी तो रॉकेट को नीचे की तरफ खींचेगी जब रॉकेट ऊपर जाने लगेगा। so mass of the rocket multiplied with g। what is g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्यों लग रहा है रॉकेट पे? ये इसलिए लग रहा है क्योंकि रॉकेट ऊपर जा रहा है और अर्थ क्या चाहती है, हर एक ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचना चाहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो एट द इंस्टेंट व्हेन यू हैव जस्ट फायर्ड द रॉकेट, द अर्थ विल आल्सो बी पुलिंग द रॉकेट टुवर्ड्स इटसेल्फ, और ये कंटिन्यूअसली पुल करती है। नाउ जो आप इनिशियली थ्रस्ट देते हो ना, यू गिव दैट थ्रस्ट इज यूज्ड टू ओवरकम दिस फोर्स। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, इसको ओवरकम करने के लिए इनिशियल थ्रस्ट होती है रॉकेट के अंदर। तो इसको ब्रेक करते हैं सबसे पहले, जो थ्रस्ट होती है, जो थ्रस्ट फोर्स रॉकेट को मिलेगी, जब तक वो 8000 न्यूटन के बराबर नहीं पहुंचेगी, रॉकेट कैनॉट फ्लाई अप। यू ऑल नो दिस थिंग, बिकॉज 8000 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है बाय द अर्थ on the rocket। okay, this force is pulling the rocket down, but rocket wants to fly upwards। तो जो thrust ऊपर की तरफ लगेगा, it should be more than 8000। okay, so the initial thrust which you give to the rocket is just equal to this 8000 newton or slightly more than 8000 newton, so that you break the barrier of the force of gravity। सबसे पहले इसका बैरियर ब्रेक करोगे ना, 8000 न्यूटन का बैरियर ब्रेक करोगे, तभी तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, है ना। एंड देन यू स्टार्ट टू इंक्रीज दिस फोर्स, एंड देन सडनली ये 8000 से बढ़ के 9000 होगी, 10000 होगी थ्रस्ट, तब जाके रॉकेट विल स्टार्ट टू फ्लाई अप। बट इनिशियली इट इज
Initial thrust, the thrust in the first few seconds is used to overcome the weight of force of gravity, not weight of the rocket. The correct word should be force of gravity. तो आपको समझ में आया कि मैंने क्यों इसको 800 into 10 के इक्वल करा थ्रस्ट फोर्स को? बिकॉज इनिशियल थ्रस्ट फोर्स आपका किस लिए यूज होती है? टू ब्रेक द बैरियर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. उसको ब्रेक करते हैं 1000 न्यूटन का जो बैरियर है जिससे अर्थ खींच रही है, एंड देन उसके ऊपर की जो थ्रस्ट होगी वो दैट विल हेल्प द रॉकेट टू फ्लाई अप. बट द स्टार्टिंग 8000 न्यूटन की जो थ्रस्ट है वो तो सिर्फ उस बैरियर को ब्रेक करेगी जो अर्थ ने लगा रखा है. आई होप यू अंडरस्टूड. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. ओके, सो डोंट गेट डिजेक्टेड कि सॉल्व नहीं हुआ. वैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप लोग इतना दिमाग लगा लोगे, बट डोंट वरी, अब आज भी सीख गए तो नो प्रॉब्लम. D6. ओके, दीपिका हैज ट्राइड समथिंग. 6 इज, एक बार मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं करा, एक बार देखता हूँ बेटा. मैंने ना यहीं पे छोड़ दिया 20/3 पे. हाँ, 3 6 18, फिर बचेगा 20, फिर यही चलता रहेगा 6.66 करके चलता रहेगा. ये 6.6 विल बी आंसर. ठीक है, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 6.67 लिख सकते हो. 6 पॉइंट, या प्रियंका थोड़ा सा, मतलब दीपिका थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंट है. बाय द वे योर आंसर इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट. ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ चीयर कि आप लोगों को समझ में आए. जस्ट टेल मी यस और नो. क्यों, मतलब एक्सेप्ट अनुराग. अनुराग को अलाउड है सिर्फ कि वो बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी थी. अदर्स आप लोगों को तो क्लियर होना चाहिए. दीपिका, मलिनी एंड और तो कोई नहीं, अनुराग ही है, तीन ही तो लोग हैं. दीपिका, मलिनी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्यों मैंने 800 into 10 को u dm/dt के इक्वल करा है? अरे अनुराग को भी क्लियर है. वाओ, फैंटाबुलस. चलिए 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 चलिए, क्या करें अब कुछ और पढ़ें? अब वो लोग को आगे पढ़ाना पड़ेगा. आप लोगों ने बहुत क्लास का टाइम आज ना वो कर दिया बेटा, इतना लेट लेट ज्वाइन किया है सबने. फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं. किसके बारे में पढ़ते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम. क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? कुछ तो होता है सर, लग तो रहा है कुछ सुनने में होगा इसके अंदर. फ्री बॉडी डायग्राम. देखो, why do we draw free body diagram? What is the use of free body diagram? Definition वहां पर लिखी हुई है, but I will explain you more easily. A free body diagram is a diagrammatic representation of a body which is isolated from its surrounding, showing all the external forces. अब उन्होंने कुछ 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 लिख दिया है, ठीक है. I will explain you more clearly. देखो होता क्या है, in physics ना, there is generally there are cases when two or more objects are interacting with each other and they are exerting some forces on each other, so they form a system. Okay, suppose you can see in the picture a table and a book is kept on the table. So this table and book, they are two different objects and they are exerting forces on each other, so they form a system. ठीक है, हिंदी में रिपीट करूं तो जनरली फिजिक्स में ना एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, हम एक सिस्टम की बात करते हैं. एक सिस्टम में कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. कैसे इंटरेक्ट करते हैं? एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा के इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, तो जैसे अब आपको दिख रहा है ना डायग्राम, इसमें टेबल है, बुक है. ये बुक भी टेबल के ऊपर एक फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड्स, और टेबल इस बुक के ऊपर एक फोर्स लगा रही है अपवर्ड्स, क्योंकि एरो में दिख रहा होगा आपको. तो ये बुक और टेबल एक सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, इस तरह के सिस्टम्स में
जब इस तरह के सिस्टम्स पे ना आप देखो कई सारे फोर्सेस हो गए हैं, अब ये सारे मिक्स फोर्सेस हो जाती हैं, तो हमें ढंग से समझ में नहीं आता कि कौन सा फोर्स किस पे लग रहा है। तो किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर स्टडी करने के लिए, ठीक है, कि एक सिस्टम में कोई एक ऑब्जेक्ट, एक सिस्टम में दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, सिस्टम में मिनिमम दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, तो उसमें से आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस को स्टडी करते हो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के। फ्री बॉडी क्या है, आपने उसको सिस्टम से अलग कर दिया और अलग से ला करके स्टडी कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस, ना कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाए जाने वाले। ये डिफरेंस याद रखना। फ्री बॉडी डायग्राम आप जिस भी ऑब्जेक्ट का बनाते हो, ठीक है, उसको आप पहले सिस्टम से आइसोलेट करोगे, जिस भी सिस्टम में वो पहले से था, फिर आप वो फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाओगे जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, ना कि जो वो ऑब्जेक्ट बाकी चीजों पे लगा रहा था, ठीक है ना। सिर्फ वो फोर्सेस दिखाते हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती हैं, ठीक है। एक बार इंग्लिश वालों की रिपीट कर देता हूँ। So there are in a system there are different bodies exerting forces on each other through various kinds of what I can say connections. Basically, various kind of connections or supports. There can be strings, springs, or sometimes contact forces. Okay, so to solve such kind of cases, we make free body diagram. In free body diagram, what we do, we isolate a body from the system, and then we draw all the forces which are acting on that particular object. And one thing which is we should keep in mind is that we do not show the forces which that object is exerting on other different objects surrounding itself. Okay, so we only consider the forces which are acting on a particular object and not exerted by the object. ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे। फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी, पहले बात तो समझ में आ गई फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाते हैं, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस को आसानी से स्टडी कर पाए, ठीक है। अब एक बात आप देखो, कुछ मैंने साइड में पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। दीस पॉइंट्स बेसिकली शो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। So first point is you have to isolate the free body. Second point is draw the external forces, and third point is choose the axis and resolve the forces. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, first and foremost thing to study a in a free body diagram is you need to isolate that object out of the system to study all the forces which are acting on the object, ठीक है। तो सबसे पहले उसको सिस्टम से बाहर निकालो, उसको अलग से ड्रॉ करो, सिस्टम से बाहर निकाल के उसके बाद क्या करो, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस ड्रॉ करो। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से होते हैं, ड्रॉ द एक्सटर्नल फोर्सेस आर दोस फोर्सेस व्हिच आर गेटिंग एक्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट बाय अदर objects of the surrounding which you are not studying. Okay, so forces acted upon the object which you are studying by the other objects of its surrounding, ठीक है ना। उसके सराउंडिंग में ही जो और ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपके जिस ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो उस पर क्या फोर्सेस लगा रही है, सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ऐसा कई बार होगा कि ये फोर्सेस ना किसी पर्टिकुलर एंगल पे होंगे, तो एंगल वाले पे जो फोर्सेस होते हैं ना, उनको रिजोल्व करना होता है एक्सिस के ऊपर, ठीक है। इसका आप एग्जांपल हम लेके अगर मैं कुछ समझाऊं, सपोज करो ये ब्लॉक है एक, ठीक है, और इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगा दिया मैंने, ये 30 डिग्री पर एक फोर्स एफ लगा दिया। अब देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग एफ कॉस 30 और एक वर्टिकल के अलोंग होगा एफ साइन 30, ठीक है ना। तो ऑलवेज ब्रेक द एंगुलर फोर्सेस अलोंग द एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग आपको फोर्सेस को ब्रेक कर लेना होता है। उसके बाद फिर आपको एक्सिस के अलोंग उनको स्टडी करना होता है। सो यू हैव टू ब्रेक द फोर्सेस, अच्छा इस पे ये नहीं होता ना, सो यू हैव टू ब्रेक द फोर्सेस along the axes, then you study the forces in a very simplified manner कि कौन से एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्सेस हैं, फिर उनको रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं उनको कितना इफेक्ट है। तो मेजर क्या है, पहले आइसोलेट करो, फिर सारे उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर लो, फिर उनको एक्सिस के अलोंग में रिजॉल्व कर लो, ठीक है। तीन बेसिक पॉइंट्स है। इफ आई विल रिपीट देम इन इंग्लिश। first you identify the system, decide the system, okay, and then you restrict all the parts of the system which have identical acceleration, okay, then identify the forces, okay. After deciding the system, make a list of all the forces which are acting on the system due to all the objects other than the system, okay. And then remember any force applied by the system should not be included in this list, okay. You have to draw
only those forces which are getting acted upon the system which you are studying, and not the forces which your system is applying on other objects surrounding itself. Okay, the third step is you make a free body diagram. What you can do is you can represent a free body you can suppose this is a system, this is a table and a book, they form a system. So I can represent each object inside a system by a large dot. ठीक है ना, चाहे तो बुक हो या फिर टेबल हो, मैं दोनों को ही एक लार्ज डॉट से दिखाता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम में आप ऑब्जेक्ट को एक लार्ज डॉट के उससे दिखाते हो, ठीक है। यू मेक अ लार्ज डॉट, ठीक है, एक गोला बना दो, बड़ा गोला। दिस लार्ज डॉट इज रिप्रेजेंट्स योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम में एक लार्ज डॉट आपका ऑब्जेक्ट को दिखाता है। सो इट्स अ कॉमन कन्वेंशन। व्हाट एल्स? चूज एक्सिस एंड राइट इक्वेशन, ठीक है। सो देयर आर थ्री axis, three perpendicular axis, sorry, x, y, and z. You all know that. So you have to resolve the forces along these three axes. These are the basic steps of drawing a free body diagram. Okay, suppose I draw a free body diagram of this book. So I will draw it like this. This is your book. This large dot is your book. And the forces acting on the book is the earth is exerting the force mg downwards. And the table is exerting a force on the book, which is called normal reaction in the upward direction. Okay, so these two forces are acting on the book. Okay, so that's how you draw a free body diagram. आपको example दे दिया है. Okay. Suppose if I'll give you a question like this, that a block, okay, a block is hanging of mass m from the ceiling. This is your ceiling. ठीक है, दीवार होती है, छत होती है ये, with the help of a string. तो आपने एक ब्लॉक को स्ट्रिंग की हेल्प से अपनी घर की छत से लटकाया हुआ है. सो यू हैव टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस. एफबीडी इज फ्री बॉडी डायग्राम. एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस का आपको एफबीडी बनाना है. Okay, so how will you draw it? You will isolate the block first of all, like this. Then weight of the block और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है ना, mg नीचे की तरफ लगेगा. mg कौन सी फोर्स है? जिस फोर्स से अर्थ ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है. और ये स्ट्रिंग जिससे ब्लॉक बंधा हुआ है, ये भी नीचे की तरफ खींच रही होगी. तो स्ट्रिंग में क्या आएगा? ऊपर की तरफ टेंशन. I've told you what type of force is there in the string. टेंशन. टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ाया था. यूजुअली स्ट्रिंग्स और रोप्स में होती है ये. ओके, सो upward tension will be there because string is getting pulled downward. स्ट्रिंग नीचे की तरफ पुल हो रही है, तो टेंशन कहां लगेगी? ऊपर की तरफ. क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, दैट स्ट्रिंग की टेंशन कुछ इस तरह से लगती है कि स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के बीच की लेंथ चेंज ना हो. तो अगर इस एंड को, नीचे वाले एंड को स्ट्रिंग के ब्लॉक क्योंकि अर्थ से नीचे खींच रही है, तो ये वाला एंड नीचे जा रहा है, तो टेंशन कहां लगेगी? ऊपर की तरफ, ताकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज ना हो. तो direction of tension will be upwards and direction of mg will be downwards. So this is the fbd of a block hanging from a ceiling. ठीक है, ये समझ में आया आपको? Just let me know if you guys understand this. Yes sir. अच्छा, ये तो पुराना हिस्सा है. Okay, Deepika is saying yes. Okay. Great, great, great.
Net force. What is there about written about net force? The vector sum of all the external forces that are acting on a system represents the net force on that object. बहुत simple सी definition लिखी हुई है. What is it? That if there are more than one forces acting on a system, ठीक है. Suppose जैसे आपने अभी हमने book देखा था ना पीछे, वो there were more than one forces acting on that book. One was normal reaction applied by the table, and the other was the force of weight mg applied by the earth. ठीक है, तो दो forces थी. दो से ज्यादा भी हो सकती हैं किसी किसी केस में. ठीक है, देखेंगे आगे केस आएंगे उनमें देखेंगे इस चैप्टर में. सो क्या कह रहे हैं, नेट फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस का सम, वेक्टर सम, उनका एक वेक्टर सम रिप्रेजेंट करता है नेट फोर्स की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, सपोज करो अनुराग को 3-4 लोग पकड़ के खींच रहे हैं. ठीक है, तो वो अलग अलग डायरेक्शन से खींच रहे हैं. किसी ने उसका राइट हैंड पकड़ के राइट में खींच रहा है, उसको कोई दूसरा पर्सन उसका लेफ्ट हैंड पकड़ के उसे लेफ्ट में खींच रहा है, और तीसरा पर्सन उसको बैक से पकड़ के है ना पीछे की तरफ खींच रहा है. तो उसको सब अलग अलग डायरेक्शन से तीन अलग अलग लोग खींच रहे हैं. तो ये तीन डिफरेंट तरह के एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए. ठीक है, सो दीस थ्री पीपल आर एक्टिंग एज द सोर्स ऑफ थ्री डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेस. सो अगर आप अनुराग का एफबीडी बनाओगे इस केस में, तो आप कैसे दिखाओगे? एक फोर्स राइट की तरफ, दूसरा लेफ्ट की तरफ, और तीसरा बैकवर्ड्स. ठीक है, और 3D में बैकवर्ड करना थोड़ा इमेजिन करना प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो अनुराग ऐसे पर्सन को इमेजिन करो. ठीक है, और उसको इमेजिन करो कि ना वो पीटी वाली पोजीशन नहीं होती जिसमें दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हैं बाहर की तरफ. ठीक है, तो राइट हैंड बॉडी को राइट में खींच रहा है, दूसरा बंदा लेफ्ट हैंड पकड़ के लेफ्ट में खींच रहा है. ठीक है, और कोई बैक से पकड़ के उसको, ठीक है, पीछे खींच रहा है. So you can imagine easily. So vector sum of all the external forces acting on a system represents the net force. डायग्राम देख लो, F1, F2, F3, F4 काफी सारे फोर्सेस हैं. तो F net कैसे होगा? F1 plus F2 plus F3 plus Fn. ठीक है, this is nothing but your net force. Equilibrium. Now what is equilibrium? Very good question. Not question, very good concept. When the net force on a system is zero, then the object is said to be in a state of equilibrium. Okay, very simple definition है. When the sum of net forces is zero, sum of net forces zero का मतलब क्या है आप समझ रहे हो? Acceleration will be zero. In the case of equilibrium, acceleration of system will be zero. Acceleration of the system will be zero. So what is the net force on, when the net force on a system is zero? Then the object is said to be in state of equilibrium. What is the state of equilibrium? Equilibrium का मतलब है एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली सारी नेट फोर्सेस का सम जीरो है. वेक्टर सम जीरो हो सकता है. आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा, यू नो इट ना. जैसे कि सपोज करो वेक्टर सम कैसे जीरो होगा? एक ऑब्जेक्ट है एम ब्लॉक का, इस पे एक फोर्स में आगे को लगा दो 10 न्यूटन और एक फोर्स में पीछे को लगा दो 10 न्यूटन. तो वेक्टर सम क्या होगा बेटा इन दोनों फोर्सेस का? जीरो, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है. वेक्टरली ऐड करोगे तो सम इनका जीरो आ जाएगा. तो नेट फोर्स कैसे हो गई? नेट एक्सटर्नल फोर्स इस एम ब्लॉक में जीरो, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. जब कोई फोर्स नहीं है तो किस बात का एक्सेलरेशन? ओके, सो दिस यू शुड कीप इन माइंड. सो व्हेन द नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेदर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट? यूज स्टेप्स हैं. आइडेंटिफाई द सिस्टम, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, आइडेंटिफाई करोगे सिस्टम, मतलब जिस आइडेंटिफाई मतलब तो सिंपल ही स्टेप होता है. जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपको देखना है इक्विलिब्रियम की नहीं, उसको आइडेंटिफाई कर लो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ उसका, और उसके बाद अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? यू हैव टू चेक वेदर ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस व्हेन यू आर एडिंग देम वर्टिकली आर दे प्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट इक्वल टू जीरो. बस आपको ये चेक करना है. उस पर जो जो फोर्स लग रही है पहले वो ड्रॉ कर ली. ड्रॉ करने के बाद आपको दिखना चाहिए कि उनको ऐड करने पे जीरो आएगा या नहीं आएगा. इफ यू कैन क्लियरली सी दैट व्हेन यू ऐड देम vectorly you can get a sum equal to zero, then you can say yes, the system or that particular object is in equilibrium. Okay, so F external force is equal to zero and the a net is your net acceleration. This is also equals to zero. What is this? Fx, Fy, Fz. Fx, Fy, Fz कुछ नहीं है बेटा. These are forces along the different axes. ठीक है,
when you are checking, अब obviously बात है, when you are checking whether the object is in equilibrium or not, ठीक है, अब ये चेक करोगे तो आप तीनों एक्सिस के अलोंग ही फोर्स चेक करोगे ना, और कहीं तो फोर्स लगेगी नहीं। मैंने आपको क्या सिखाया, फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा हम सारी फोर्सेस को एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि एंगुलर फोर्सेस भी हैं, एंगुलर फोर्सेस तो जीरो है, सो यू हैव टू रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्सिस। उसके बाद आपको चेक करना है हर एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी अगर एक्स एक्सिस में सपोज दिस T1 है ना, दिस T1, इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको, लेट ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। वेट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यस, इसी की मैं बात कर रहा था। इफ यू सी दिस T1 is at some angle theta with the horizontal, and this T2, T1 and T2 क्या है बेटा? टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो दो स्ट्रिंग्स हैं, यू हैव अ वेट हियर, अ ब्लॉक, इट हैज सम वेट, ठीक है, मास m, and it is hanging from the ceiling with the help of two strings, ठीक है, एक T1 है एक T2 है, तो दोनों स्ट्रिंग्स इसका वेट उठा रही होंगी, इसके इस वेट पर जो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg, दिस विल बी what should I say, this will be distributed to both the strings। इस mg का कुछ पार्ट T2 बैलेंस कर रही होगी और कुछ पार्ट T1 बैलेंस कर रही होगी, ओके ना। सो दिस mg which is the net weight downwards will be balanced by these two tension forces which are acting upwards, okay, T1 and T2. Now they are along a certain angle, T1 and T2 both the tensions are acting along a certain angle with the horizontal, okay, T1 is at an angle theta, देखो horizontal से theta एंगल पे, horizontal देखना सिखाया था ना मैंने आपको, ठीक है, और T2 अल्फा पे है। सो नाउ यू नो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ टेंशन अलोंग horizontal if the angle with the horizontal is theta, so the component will be T1 cos theta along the horizontal, and what will the component of T2 along the horizontal? It will be T2 cos alpha, which is written here, okay na। oh, this is T1, this is T1, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, या फिर मैंने शायद यहाँ पे रिवर्स ले लिया, कोई बात नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग देख लो। उन्होंने T1 को इस साइड दिखाया है डायग्राम में, इस साइड T2 है, दे हैव टेकन T1 एंड T1 वाली साइड पर T2 ले लिया है, और T2 के साथ एंगल थीटा दिखाया है, T2 के साथ एंगल दिखाया हुआ है थीटा, एंड T1 के साथ एंगल दिखाया हुआ है अल्फा, इतना डिफरेंस है, ओके। सो कंपोनेंट क्या होगा T2 का along the x axis T2 cos alpha, and component क्या होगा T1 का along the x axis T1 cos alpha। Now if I'm saying that these forces, that this system is in equilibrium, अगर मैं बोलूं overall this block, okay, this block m of mass m is in equilibrium, so forces along both the axis, x axis, okay, this is your x axis, and also along the y axis should be zero, net force दोनों axis के along zero होना चाहिए, तभी equilibrium में हो पाएगा। So if net force is zero, then I should say T2 cos alpha, T2 cos alpha minus T2 cos theta minus T1 cos alpha will be zero, because T2 cos theta और T1 cos alpha ही दो forces हैं जो x axis के along हैं। You get this? T2 cos theta and T1 cos alpha are the only forces which are acting along x axis. So when I am adding them, they should add up to zero, okay, and since they are acting in opposite direction, so when I will add them, they will actually get separated, subtracted, not separated, okay। So this will give you the net force along the x axis, okay। तो अगर मैं कह रहा हूं कि net force along x axis is zero, that means T2 cos theta minus T1 cos alpha should be equal to zero। Similarly, अगर मैं ये भी claim कर रहा हूं कि the net force along the y axis is also equal to zero, then what does it mean? What are the forces along y axis? First force you can see along y axis is T2 sin theta। रिजॉल्व करना क्या होगा ना, cos कैसे लेते हैं कंपोनेंट, इस पे येलो पे व्हाइट नहीं दिखेगा, this component will be T1 cos alpha, so what will be this component,
T1 sin alpha. And this, if this component is T2 cos theta, ये angle theta है, so this component will be T2 sin theta, and mg is acting downwards. So there are three forces along the y-axis: T2 sin theta, T2 sin theta, T1 sin alpha, and mg. अगर मैं बोल रहा हूं कि these three forces should produce and effective result which is equal to 0, that means कि T1 sin alpha plus T2 sin theta, अब क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये तो आसानी से ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, बट इन दोनों का T2 T1 sin alpha and T2 sin theta का resultant should be equal to mg, ठीक है, because mg is the only force which is acting in opposite direction to both of them along the y axis. Y axis के along इन दोनों को काउंटर करने वाला कौन फोर्स है? mg तो है। इन दोनों को देखो, इन दोनों के अपोजिट में एक ही फोर्स लग रहा है which is mg, तो इन दोनों को काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है? mg। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि f axis के along f axis कह रहा हूँ, y axis के along सारी फोर्सेस जीरो हैं, so net force along y axis will be zero if T2 sin theta plus T1 sin alpha will minus mg is zero। ये राम कथा समझ में आई? ये डायग्राम दोनों? हाँ जी, यस और नो? इज दिस क्लियर? कैसे कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन किया और अलोंग जीरो करते हैं, तो कैसे ऐड करते हैं, क्यों मैं अलोंग जीरो कह रहा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना? अनुराग इज सेइंग यस। ओनली अनुराग वांट्स टू स्टडी आज, है ना, बाकी सब मजे करना चाहते हैं। Okay, all of you are saying yes. Good. It's 6:32 already. जल्दी टाइम की दिया तो जाता हूँ। आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया इतने में तो। ओके, आई सी। If I were to summarize this for you, एक क्वेश्चन करेंगे क्या? उससे पहले आपको थोड़ा सा टेंशन के बारे में पढ़ाता हूँ। टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग। इतनी देर से स्ट्रिंग वगैरह की बातें आ रही हैं, सो टेंशन को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। वैसे तो आपको एक बार टेंशन का मैंने डेफिनेशन बताया है, बट देर आर सम कंस्ट्रेंट्स इन द टेंशन।
ओके, क्या कंस्ट्रेंट होते हैं एक स्ट्रिंग में लगने वाली टेंशन के? सो द कंस्ट्रेंट्स आर दैट द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल। मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल। जो भी स्ट्रिंग हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को टाई अप करने के लिए, सो मास ऑफ दैट स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल, दैट इज equal to 0. Okay, approximately equal to 0 by the way. Second constraint is that the string is inextensible. Inextensible मतलब खींच नहीं सकती, ठीक है? जो लेंथ है वो फिक्स लेंथ है, वो लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते। So the string is inextensible, or you can say inelastic. Elasticity पर अगर आपने पढ़ा हो वर्ड तो, है ना? ये दो कंडीशंस होती हैं। So if I say this, there you have three blocks, M1, M2 and M3. M1, M2 and M3 connected by an external, acted upon by an external force F, and they are connected using strings, ठीक है? M2 and M3 are connected by strings and M1 and M2 is also connected by strings, ठीक है? सब आपस में strings से connected है और M3 पर एक external force F act कर रही है। So what is the external force trying to do? F external, it is trying to pull, okay? It is trying to pull M3 in the right direction, or you can say toward outwards. Now if M3 is going towards outwards and the string is inextensible, अगर string की length change नहीं होगी, नहीं हो सकती, ठीक है? String की length is inextensible. So M3 अगर बाहर की तरफ pull होगा, what will M3 do? M3 will take M2 along with it, because this string length of the string cannot be changed. Okay, so the length should remain fixed. And if the M3 is moving outwards, so M2 should also move out with M3 with the same rate, ठीक है ना? M3 अगर बाहर की तरफ पुल हो रहा है क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, M3 बाहर खींचेगा तो M2 को भी बाहर खींचना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, इसको सेम रहना है, ठीक है? या तो स्ट्रिंग सीधा टूटेगी या फिर ये लोग साथ साथ चलेंगे। सो इस केस में लोग साथ साथ चल रहे हैं। सो M2 मूव्स अलोंग विद M3, ओके? एंड कौन, अब M2 पे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, सो which force is responsible for the movement of M2? It is the tension. Tension in the string is pulling it towards M3. Similarly, M2 and M1 are also connected by the means of string, and they are not directly connected. So if M2 is moving towards right, M1 has also moved towards right, because the length of the string cannot change. इस string की भी length change नहीं हो सकती, fix रहेगी। तो अगर M2 बाहर की तरफ move करेगा तो M1 को भी साथ साथ बाहर की तरफ move करना पड़ेगा। और इसमें भी कौन हेल्प करेगा? स्ट्रिंग में लगने वाली टेंशन। सो टेंशन फोर्स इज पुलिंग all the blocks together. Okay, tension is responsible for their motion along the same direction. Same direction में tension responsible होती है for the motion of the blocks connected via a string, ठीक है ना? string से जो connected होंगे उनको साथ में tension force आती है। अगर आप एक क्वेश्चन के थ्रू इनको समझना चाहें, so I'll not write the question properly, I'll just draw the diagram. There is this block, let's say 5 kg, is connected to another block, a bigger block of 10 kg, and 10 kg is getting pulled by a force of 30 Newton, ठीक है? Now what you have to calculate is the tension in the string as well as the acceleration of the blocks. Okay, दो ही चीज कैलकुलेट करनी है। Calculate the tension in the string T and acceleration of blocks. So how will you calculate the equation? I'll help to solve it. You want to solve it? First and foremost thing is you draw the FBD. 10 kg वाले का FBD बनाओ। 10 kg पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं? Okay, 30 Newton towards the right and tension towards the back. mg, m, this is mass, into g is also 10, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ m into g, कभी कंफ्यूज हो, and a normal reaction upwards, ठीक है? These are the forces on the 10 kg block. Similarly, forces on the 5 kg block. 5 kg mg 50, this is mg, and tension T. ओके, टेंशन मैंने आपको बताया था ना, दोनों साइड से लगती है टेंशन, एक स्ट्रिंग में दोनों साइड से लगती है, बिकॉज दोनों
लेंथ पॉइंट एंड पॉइंट्स की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, तो टेंशन इस तरह से लगती है कि दोनों पॉइंट्स मूव ना करें अपनी जगह से, ठीक है। तो दैट इज व्हाई द टेंशन इज टू साइडेड। आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि एक पॉइंट अगर बाहर की तरफ खींचेगा तो, ठीक है, सपोज ये वाला पॉइंट है, ये 13 न्यूटन वाली फोर्स इसको बाहर की तरफ खींच रही है, तो टेंशन लगेगी अंदर की तरफ, सो दैट दिस पॉइंट डज नॉट गेट स्ट्रेच्ड, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, इसको ये भी इस पे भी टेंशन एक्ट कर रही है, और ये वाला पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द राइट, एंड टेंशन, हाँ, तो सो टेंशन वांट्स कि ये दोनों पॉइंट साथ में रहें, इसीलिए टेंशन विल पुल दिस पॉइंट टुवर्ड्स राइट एंड दिस पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। ये आपको मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, तो जस्ट अ ब्रीफ फॉर अनुराग, वो था नहीं उस दिन क्लास में। Okay, so you will draw the FBD. Now, since you have completed the normal reaction भी होगा, F5G पे ऊपर normal reaction लगेगा, ठीक है ना, because these are kept on a surface. Obviously, हवा में तो ब्लॉक में लटका के फोर्स लगाऊंगा नहीं, so they are on a surface, so surface is exerting a contact force of normal, which is normal reaction. So you want to calculate tension and acceleration. तो first देखो 10 kg डायग्राम, 10 kg वाले सिस्टम के लिए हम कुछ इक्वेशन लिखते हैं. We know that they are moving in the right direction with an acceleration a. So we should write 30 minus t. अगर वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 30 न्यूटन इस टेंशन फोर्स से बड़ा है जो 10 kg के ब्लॉक को पीछे की तरफ खींच रहा है, इससे बड़ा है, तभी तो वो राइट में जा रहे हैं. तो 30 minus t is equal to the net force, okay, net acceleration of the 10 kg block, which is mass into acceleration. So 30 minus t is equals to 10 into a. अभी हमें a निकालना है और t भी निकालना है. This is one equation, and from if we draw the if we draw equation from the FBD of 5 kg block, तो क्या इक्वेशन निकल के आएगी? We can say tension is equals to mass into acceleration. Mass into acceleration क्या होता है बेटा? नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक. और तो नेट फोर्स इस पे mg पे कौन सी लग रही है? देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन हो नहीं रहा, मोशन कहाँ हो रहा है? इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल में. तो हॉरिजॉन्टल में कौन सी फोर्स है? केवल टेंशन. तो टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो टेंशन इज इक्वल्स टू 5a, ठीक है. If you put this value of tension in this equation, you will get 30 minus 5a is equals to 10a. So 30 is equals to 15a and a is equals to 2 meter per second square. That's how you can calculate the value of acceleration. अब आप क्या करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको 2 पता चल गई, इस इक्वेशन में पुट कर दो. 5 into 2, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 न्यूटन. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस. अभी तो आपका टाइम अप हो गया है, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करा दिया, बट इस तरह के और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड यू हैव आई गेस बॉटनी क्लास नाउ, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, बट डोंट वरी, आई टेक अप मोर न्यूमेरिकल्स लाइक दिस इन द नेक्स्ट क्लास डिटेल में, सो दैट आपको एफबीडी बनाना, फोर्सेस बैलेंस करना भी आ जाए. ओके, क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर सर. चलिए, बाय बाय and all the best for your next class. Okay, we'll meet most probably on Monday. Okay, we'll meet on Monday. So yeah, baki koi bhi doubt ho, you can connect with me on the Telegram for this. Yes sir, yes sir, yes sir. Okay, okay, bye everyone.